अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। हर प्रोफेशन की पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन कॉल इट द ब्राइट साइड एंड द डार्क साइड। अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। आप लोगों को अच्छी बातें मैंने काफ़ी सारी बताई, बट देन यू गाइस आल्सो वांटेड टू नो कि इस प्रोफेशन की डाउन साइड्स क्या हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि एक आम आदमी को अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती। मीन यस, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, मर्चेंट नेवी की भी एक डार्क साइड है। और अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो जितनी इसकी पॉजिटिव साइड्स ज़्यादा अच्छी हैं और ज़्यादा बेहतर हैं और ज़्यादा इंकरेजिंग किस्म की हैं, उतनी ही बुरी इसकी डार्क साइड भी है। कई लोग इन्हीं बातों की वजह से, इसी डार्क साइड की वजह से मर्चेंट नेवी को छोड़ भी चुके हैं और कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि जिनको शायद आप सुनेंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आई वांट टू एड्रेस वन एलिफेंट इन द रूम, और वो ये कि आप में से अक्सर लोग मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि अगली वीडियो कब आ रही है। यार देखें, यूट्यूब का एल्गोरिथम हो चुका है चेंज। अब ऐसा नहीं होता कि आपने मुझे सिर्फ सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। आप जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल सकती। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया बट यू वांट टू सी ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन, आप चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आपको बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द यूट्यूब ऑफ टुडे इज। सेकेंडली, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो गो अहेड एंड press that subscribe button. Now coming back to the video, मर्चेंट नेवी की बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव साइड्स हैं। यू गेट गुड सैलरी। अगर आप एक अच्छी कंपनी में हैं तो आपकी लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं। आप दुनिया घूमते हैं, आप दुनिया देखते हैं। जब भी आप जहाज़ पे साइन ऑन करते हैं, साइन ऑफ करते हैं, आपको अच्छी फ्लाइट्स मिलती हैं, आप अच्छे होटल्स में स्टे करते हैं, आपको खाना अच्छा मिलता है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स। एक लिहाज से अगर मैं कहूँ तो आपकी फैमिली के लिए एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम ऐसी बन जाती है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, कि जो कि कंटिन्यूस होती है, कंसिस्टेंट होती है एंड इट रियली पेज वेल। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपनी जॉब को एंजॉय भी करना चाहते हैं तो आप अपनी जॉब को रियली एंजॉय कर सकते हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस जॉब। बट एट द सेम टाइम मैंने दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं देखा जिसकी डार्क साइड ना हो, जिसकी बुरी साइड ना हो। ऑलराइट, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि दुनिया की अच्छी और बेहतरीन कंपनीज ने अब आपके कॉन्ट्रैक्ट छोटे कर दिए हैं। किसी जमाने में 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट आई मीन के द ड्यूरेशन जो कि आपने जहाज पे रहना होता है। किसी जमाने में 8 महीने था, 8 महीने नौकरी, 4 महीने छुट्टी, फिर हुआ 6 महीने नौकरी, 4 महीने छुट्टी, एंड थैंकफुली नाउ इट इज ऑलमोस्ट 4 on 4 ऑफ, 4 महीने नौकरी, 4 महीने छुट्टी। और हमारी कंपनी की अपनी एक और लहदा ब्रांच भी है LNG की, जिसमें 3 महीने नौकरी और 3 महीने छुट्टी। सो द थिंग्स हैव इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। लेकिन जिस तरीके से हमारे शेड्यूल को देख के घर का शेड्यूल नहीं चलता, इसी तरीके से दुनिया का निजाम भी तो हमारे शेड्यूल को देख के नहीं चलता ना। बहुत सारे लोग हमारे प्रोफेशन को नहीं समझ पाते। अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इवेंट है जो कि उन 3 महीनों के दौरान में या 4 महीनों के दौरान में आ रहा है, जिन 4 महीने आप जहाज के ऊपर हैं, तो यू आर फॉर श्योर गोइंग टू मिस इट। उन 4 महीने में आपकी सोशल लाइफ बहुत ही कम रह जाती है। आई अंडरस्टैंड कि अब व्हाट्सएप आ गया है, आपके पास जहाज के ऊपर भी इंटरनेट होता है, लेकिन वो इंटरनेट सिर्फ इतना ही होता है कि आप बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। और जिन कंपनीज में आपको अनलिमिटेड किस्म का इंटरनेट दिया हुआ है, तब भी वो कोई बहुत हाई स्पीड किस्म का इंटरनेट नहीं होता। यू कैन डू क्वाइट अ फ्यू थिंग्स बट इट्स सेवियरली लिमिटेड। अगर आप डिजिटल राब्तों की बात करें तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। एट द सेम टाइम अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आपके बच्चे ऐसी स्टेज के ऊपर हैं कि जहां पे माँ कहती है कि देखो अभी तुम्हारे बच्चों को बाप की भी जरूरत है, दे नीड अ फादर राइट नाउ, और आप वहां पे नहीं होते। आप 4 महीने बाद आते हैं, 5 महीने बाद आते हैं, 4-5 महीने आप उनके साथ रहते हैं, फिर आप 4 महीने के लिए जहाज पे चले जाते हैं। बच्चों की परवरिश मुतासिर तो होती है, और फिर होता ये कि हम चूंकि 4 महीने बाद जहाज से आ रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है हम दुनिया की हर चीज ही अपने बच्चों पे निछावर करते हैं। वट एवर वी कैन डू वी वांट टू डू दैट, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज नोट की है कि आप अपने बच्चे को जितना आसाइशों का आदी बनाते जाते हैं, वो बच्चे उतने ही आसाइश पसंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फिर वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात बन जाती हैं। वो कहते हैं नहीं जी, एसी नहीं होगा तो मैं तो सो नहीं सकता, मेरी गाड़ी अगर ऐसी नहीं होगी मैं तो स्कूल जा नहीं सकता, अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे तो मैं तो दोस्तों के साथ जाऊंगा ही नहीं। हम तो वो लोग थे कि जिनके पास पैसे नहीं भी होते तो फिर भी भाग जाते थे साइकिल उठा के अब्बा जी की। लेकिन इन चीज़ों का जब हम आदी अपने बच्चों को बनाते हैं ना, तो दैट इज़ रियली अ नेगेटिव थिंग फॉर देम। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको इतनी आसाइशें लगातार मिलती रहें, लेकिन लाजमी नहीं होता, क्योंकि ये ज़िंदगी है एंड लाइफ हैपन्स। लाजमी नहीं होता कि आपको अपने बाप के घर जो चीज़ें मुयसर हैं वो आपको ज़िंदगी में दोबारा भी मुयसर रहें। योर चाइल्ड शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, एंड दिस इज़ वन थिंग कि जिसमें हमारे मर्चेंट नेवी के जितने भी अफराद हैं उनके बच्चे सिवियरली लैक करते हैं। मैंने कई फैमिलीज़ को इसका शदीद किस्म का नुकसान उठाते देखा है। अब्बा जी 60-70 साल की उम्र में भी जहाज़ों पे लगे हुए हैं, पोता पोती हो गए हैं, लेकिन बच्चे हैं कि उनकी नाक के नीचे कोई नौकरी नहीं आ रही। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, और ये वो एक चीज़ है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है कि जिससे मुझे बड़ा डर लगता है यार। अल्लाह पाक मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे, उन्हें दुनिया में कामयाबी नसीब फरमाए, उन्हें अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छा इंसान बनाए और अच्छा पाकिस्तानी बनाए। लेकिन हर चीज़ वैसे नहीं होती जैसे आप चाहते हैं। दैट इज़ वन डार्क साइड ऑफ द मर्चेंट नेवी, आई मस्ट से, कि आप अपने बच्चों से इतना दूर होते हैं
कि आप हर चीज़ अपने हर बच्चे को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते। ऐसे में फिर यही होता है कि वालदा के ऊपर या मदर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हर फैमिली में ही ऐसे होता है कि उनकी माँ जो है बच्चों के लिए विलन होती है, अब्बा जी बच्चों के लिए हीरो होते हैं। और जब बच्चे उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उन्होंने नौकरी करनी होती है, तो फिर उनके लिए अब्बा जो है विलन हो जाते हैं, अम्मा हीरो हो जाती है। I don't want that to happen to me, but that is one dark side of the merchant navy. Now I would like to touch upon another dark side of the merchant navy, I must say. और इसके लिए बेहतरीन बात यही है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। In the year 2009 my father expired. मेरे फादर की वफात हुई सन 2009 में। दिन था 29 अक्टूबर का। हमारा जहाज उस वक्त सिंगापुर के आउटर एंकरेज एरिया पे खड़ा हुआ था और मेरा वीज़ा 23 अक्टूबर सन 2009 को सिंगापुर का एक्सपायर हो चुका था। अचानक फादर की डेथ हुई। वी अप्लाइड फॉर द वीज़ा एंड एवरीथिंग, और आगे वीकेंड आ रहा था। Nobody was able to understand, nobody was even ready to understand. उनको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोगों के लिए एक फादर की वफात कितनी ज़रूरी होती है। और चलें, मैं तो फिर जहाज़ पे था, 3-4 दिन बाद ही सही, लेकिन मैं आ गया घर पे। लेकिन देयर हैव बीन केसेस एंड देयर विल ऑलवेज बी द केसेस कि जब आप इन द मिडल ऑफ द सी होते हैं, आपको पता है कि अगली पोर्ट जो है 8-10 दिन से पहले नहीं आने वाली, और घर में कोई ऐसा काम हो जाता है तो आपकी वो जो एक चीज़ होती है ना जिसको आप कहते हैं कि यार 2-4 दिन में बंदा आ जाएगा, वो आप नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे जहाज़ पे चीफ ऑफिसर था, उसकी फैमिली में 12 पीपल, बॉम्बे का चीफ ऑफिसर था बेचारा, और उसकी हालत ख़राब हुई थी यार। उसकी नियर फैमिली में 12 अफराद का इंतकाल हो गया। तकरीबन 20 अफराद थे उस एक फैमिली में जो इकट्ठे रहते थे। सबको कोविड हो गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और सबसे छोटी बच्ची जिसका इंतकाल हुआ, जिसकी डेथ हुई, वो 12 साल की थी। विद इन अ वीक, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, उनकी जो डेथ हुई है, आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। आता था मेरे पास, बैठता था, बेचारा रोता था, पर मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द मिडल ऑफ द सी। उस बंदे को कुछ हो जाए तो ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह शायद कोई कहीं ना कहीं से आ जाए, मे बी आई कैन फाइंड सम असिस्टेंस, बट इस केस में कि जब उसके घर में डेथ्स हो रही हैं और हमें उसके लिए वीज़ा अरेंज करना है, उसको घर भेजना है, द टास्क प्रूव्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। महीने बाद बहरहाल वो घर गया था, लेकिन यार महीना होता है, और आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपकी जॉब को नहीं समझते, आपकी मजबूरी को नहीं समझते। तो दिस इज़ अनदर डार्क साइड, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि आप जब मिडल ऑफ द सी में होंगे, खुदा ना खास्ता घर पे अगर कुछ हो जाए, फॉरगेट अबाउट इट। अचानक कुछ हो जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि अगर पहले से बीमारी चल रही है और बीमारी एग्रीविएट हो रही है और आप पहले से अप्लाई कर देंगे जी बस मुझे घर भेजने किसी तरह से, एंड बाय द टाइम यू गो नियर द पोर्ट आपको वीज़ा वगैरह सब कुछ मिल जाए, आप घर आराम से चले जाएं, तो दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। वीज़ा वगैरह खैर मिलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, उसमें 2-4 दिन लगते हैं, मिल जाता है। लेकिन वो 2-4 दिन भी इंसान को इतने बुरे लग रहे होते हैं ना उस वक्त। मुझसे अगर आप पूछें तो वो 3-4 दिन मुझे इतने बुरे लग रहे थे, मैं कह रहा था यार मैं आज क्यों नहीं जा पा रहा, मैं अभी क्यों नहीं जा पा रहा अपने घर पर वापस। और फिर अगर आप मिडल ऑफ द सी में हैं तो 10-15 दिन आपने गुजारने अभी सी में, वो गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा, आई थिंक फरवरी की बात है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास जहाज़ के ऊपर इन द मिडल ऑफ द सी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, लेट्स से कि यू आर इन पैसिफिक ओशन, आपके पास मिडल ऑफ द सी में कोई इमरजेंसी हो गई, तो ओके हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, सब कुछ है, वी ट्राई टू सेव द पर्सनस लाइफ, लेकिन समटाइम्स सम ऑफ द कंट्रीज दे कम्प्लीटली बिहेव इडियोटिकली। आई रिमेंबर अ केस, चाइनीज नेशनल बंदा है, जहाज़ चाइना की पोर्ट में खड़ा हुआ है, वो बंदा ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा है, एंड द पोर्ट कंट्रोल इज नॉट अलाउइंग हिम टू डिसएम्बार्क। हाउ बैड इज दैट। मैंने कुछ कंट्रीज में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूरोप दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस। साउथ अफ्रीका में हमारे साथ एक केस हुआ, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया जी, उन्होंने फौरन अपनी एम्बुलेंस बोर्ड भेजी, कप्तान साहब को उतारा, उनको ले गए। यूएसए, कनाडा, साउथ अमेरिका के बहुत सारी कंट्रीज अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर एक्चुअली गुड, लेकिन सम ऑफ द कंट्रीज दे आर रियली बैड। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। वो बस उनकी कोशिश होती है कि आप निकलें किसी तरीके से उनकी पोर्ट से और इस बंदे को आप कहीं और लेके जाएं, तो देन दैट बिकम्स अ हेडेक फॉर यू एज वेल। आप खुद परेशान हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूं। अब इस केस में जब एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो आपकी दुआ भी यही होती है कि यार अगर खुदा ना खासा कोई मेडिकल इमरजेंसी होना जहाज़ के ऊपर, तो फिर करीब कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ के लोग इस बात को समझते हों कि इंसान की जान कितनी कीमती होती है। That is the only way you can disembark someone. And then there is a fourth dark side. आप लोगों ने पिछले साल केस सुना होगा कि एक सी फेरर थे, वो जहाज़ के ऊपर जहाज़ अरेस्ट हुआ था, वो कोई 1.5 साल से वहीं पे, आई थिंक 1.5 साल या ज़्यादा, आई थिंक इट वॉज मोर देन दैट, वो जहाज़ के साथ ही अरेस्ट हुए थे। देर आर मोर केसेज एज वेल। एक तुर्किश जहाज़ था, वो पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ था, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल वो यहाँ पे अरेस्टेड रहा। इसी तरीके से मैंने इंडिया में एक जहाज़ देखा था, हम जब आते थे बेचारा वहीं खड़ा होता था, वो अरेस्ट हुआ था। यूके में रिसेंटली कई केसेस हुए हैं कि जहाज़ अरेस्ट हुए में 1.5 साल 2-2 साल से खड़े हुए, क्रू भी साथ में अरेस्ट हुआ है। लेकिन यूजुअली ये जो अरेस्ट वाले मसले मसाइल हैं, ये होते हैं उन लोगों के साथ, उन कंपनीज के साथ जो कि कंपनीज इतनी अच्छी और वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज सारे के सारे गैदर नहीं कर पाती। जहाज़ अरेस्ट होना तो चलो एक बात है ही है, लेकिन जब क्रू साथ में अरेस्ट हो जाता है तो वो साथ में बन जाता है। और अगर कंपनी आपकी वेल एस्टैब्लिश नहीं है तो बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि लोगों को तनख्वाहें भी उनके घर में नहीं पहुंच रही होती। देन दैट बिकम्स अ हेडेक।
और मैंने बड़े लोगों को सफ़र करते देखा है। लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके बेचारे फंस गए। उस केस में फिर आपकी ITF बीच में इंटरफेयर करती है, और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से जहाज़ के क्रू को फ्री करके भेजा जा सके, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज एंटायरली पॉसिबल, और कई दफ़ा 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। उसके बाद आखिरी जिस चीज़ पे मैं टच करना चाहूँगा दैट इज़ पायरेसी। थैंकफुली अब उतनी नहीं रही, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम कि जब हर महीने 2-3 जहाज़ जो हैं वो अगवा होते ही थे। सोमालिया के पास भी, और खैर वेस्ट अफ्रीका में तो अभी भी चल रहा है कहानी, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में वो जहाज़ को लंबे अरसे तक डिटेन नहीं रखते, वो लूट मार करते हैं, भाग जाते हैं। सोमालिया में तो ये था कि वो जहाज़ को पकड़ लेते थे और उसके बाद जहाज़ का रैंसम डिमांड करते थे, और जब तक वो रैंसम नहीं मिलता था जहाज़ नहीं छूटता था, और जहाज़ जो है वो 8-8 महीने 10-10 महीने 13-13 महीने और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 3-3 साल तक वहाँ पे खड़े रहे। तो वहाँ पे क्या वेजिटेरियन और क्या नॉन वेजिटेरियन बेचारे सबको एक बकरा रोज़ाना दे दिया जाता था कि ये लो खाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लिविंग कंडीशंस बहुत बुरी हो जाती हैं, क्योंकि वो पायलट्स हैं, उन्होंने जहाज़ को अगवा किया हुआ है, तो वो सबको इकट्ठा करके ब्रिज के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं एक ही जगह पे, एक ही वॉशरूम में सब ने यूज़ करना है। इट बिकम्स वेरी बैड, द लाइफ बिकम्स एब्सोल्युटली टेरेबल। और प्रॉब्लम फिर उसमें ये आ जाती है कि उसमें स्टेक होल्डर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर एक ही बंदे का इंटरेस्ट हो ना, तो फिर तो काम हो जाता है आसान कि जी मेरा ये जहाज़ है, कार्गो भी मेरा है, हर चीज़ मेरी है जहाज़ के ऊपर, तो मैंने जहाज़ को छुड़वाना है, ठीक है, मैं निगोशिएट करके इतने पैसे दूंगा, जहाज़ छुट जाएगा। अब इस केस में जब जहाज़ लोडेड होता है और अगवा होता है, तो आपके पास चार्टर है, ब्रोकर है, शिपर है, आपके पास जहाज़ के इंश्योरर्स हैं, जहाज़ का ओनर है, जहाज़ का डिस्पोनेंट ओनर है, देयर आर सो मेनी पार्टीज इन्वॉल्व। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। समटाइम्स इस बात पे आमादगी जाहिर नहीं हो पा रही होती कि किसने कितना शेयर देना है, तो फिर काम लंबा होता जाता है। और अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि जिसकी माली हालत पहले ही अच्छी नहीं थी, या वो ऐसी कंपनी है जो कि बहुत छोटी है, तो फिर तो काम ख़राब हो जाता है। फिर तो अंसार बरनी ट्रस्ट और डोनेशन से ही काम चलाया जाता है। फिर वो बेचारे जाते हैं, जहाज़ों को छुड़वा के वापस लेके आते हैं। बट देन दिस इज़ वन मोर डार्क साइड ऑफ द मर्चेंट नेवी। थैंकफुली अब सोमालिया वाला काम तो नहीं रहा, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में काम अभी तक ये स्टिल चल रहा है, लूट मार का और सब कुछ का। ये तमाम मेजर वजूहत हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को मेंटल स्ट्रेस खामखा की हो रही होती है। कुछ लोग जो है वो सी सिकनेस को बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं। कुछ लोगों को वैसे ही मेंटल इश्यूज हो जाते हैं जहाज़ के ऊपर जाके, नॉट सो मैनी बट दे आर वेरी फ्यू। लेकिन ये तमाम वो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे मैंने बहुत सारे लोगों को मर्चेंट नेवी छोड़ते हुए देखा है। दिस वाज वन साइड ऑफ द मर्चेंट नेवी दैट आई थिंक प्रोबेबली यू गाइस डिड नॉट नो अबाउट। लेकिन आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को आगाही रहे और आप लोगों को ये तमाम चीज़ें भी पता हो। अगर आप लोग ये देखना चाहें कि हम लोग जहाज़ पे रमज़ान कैसे गुजारते हैं, तो उसकी वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप लोग ये देखना चाहें कि हम रमज़ान पे ईद कैसे मनाते हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।